अदालत लगी हुई थी। एक हिस्सा रेलिंग से घिरा था। बीच में बड़े तख्त और मेज पर कुर्सी रखी थी। मजिस्ट्रेट मिस्टर रॉबिन्सन बैठे थे। एक और कटघरे के अंदर बंदी राजकुमार खड़ा हुआ एक दृष्टि से बेंच पर बैठी हुई कनक को देख रहा था और देख रहा था उन वकीलों, बैरिस्टरों और कर्मचारियों को जो उसे देख देख कर आपस में एक दूसरे को खोद खोद कर मुस्कुरा रहे थे, जिनके चेहरे पर झूठ, फरेब, जाल, दगाबाजी, कठुज्जती, दंभ, दास्य और तोता चश्मी सिनेमा के बदलते हुए दृश्यों की तरह आ जा रहे थे और जिनके पर्दे में छिपे हुए वे सुख, वैभव और शांति की सांसें ले रहे थे। वहां के अधिकांश लोगों की दृष्टि निस्तेज, सूरत बेईमान और स्वर कर्कश था। राजकुमार ने देखा, एक तरफ पत्रों के संवाददाता भी बैठे हुए थे, एक तरफ वकील, बैरिस्टर तथा दर्शक। वहां कनक उसके लिए सबसे बढ़कर रहस्यमयी थी। बहुत कुछ मानसिक प्रयत्न करने पर भी उसके आने का कारण वो समझ न सका। स्टेज पर कनक को देखकर उसके प्रति दिल में अश्रद्धा, अविश्वास तथा घृणा पैदा हो गई थी। जिस युवती को ईडन गार्डन में एक गोरे के हाथों से उसने बचाया, जिसके प्रति सभ्य, संभ्रांत महिला के रूप में देखकर वो सब भक्ति खींच गया था, वो स्टेज की नायिका है। ये उसके लिए बर्दाश्त से बाहर की बात थी। कनक का समस्त सौंदर्य उसके दिल में पैदा हुए इस घृणा भाव को प्रशमित तथा पराजित ना कर सका। उस दिन स्टेज पर राजकुमार दो पाठ कर रहा था, एक मन से, दूसरा जबान से। इसलिए कनक की अपेक्षा वो कुछ उतरा हुआ समझा गया था। उसके सिर्फ दो एक स्थल अच्छे हुए थे। इजलास में कनक को बैठी देखकर उसने अनुमान लगाया, शायद पुलिस की गवाही या ऐसे ही कुछ होकर आई है। क्रोध और घृणा से हृदय तक भर आया। उसने सोचा, ईडन गार्डन में उससे गलती हो गई, व्यर्थ ही उसने साहब को दंड दिया। राजकुमार के हृदय प्राचीर पर जो अस्पष्ट रेखा कनक की थी, बिल्कुल मिट गई। मनुष्य के लिए स्त्री कितनी बड़ी समस्या है, इसकी सोने की देह के भीतर कितना तीव्र जहर, राजकुमार सोच रहा था। मैंने भी कितना बड़ा धोखा खाया है, इसका दंड ही से प्रायश्चित करना ठीक है। राजकुमार को देखकर कनक की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार तथा दूसरों की आंखें बचा रुमाल से चुपचाप उसने आंसू पोंछ लिए। उस रोज लोगों की निगाह में कनक ही कमरे की रोशनी थी। उसे देखते हुए सभी की आंखें औरों की आंखों को धोखा दे रही थी। सबकी आंखों की चाल तिरछी हो रही थी। एक तरफ दरोगा साहब खड़े थे, चेहरा उतरा हुआ था। राजकुमार ने सोचा, शायद मुझे अकारण गिरफ्तार करने के विचार से ये उदास है। राजकुमार बिल्कुल निश्चिंत था। दरोगा साहब ने रविवार के दिन रॉबिन्सन का जैसा रुख देखा था, उसके अनुसार शहादत के लिए दौड़ धूप करना अनावश्यक समझ अपने बर्खास्त होने, सजा पाने और ना जाने किस किस तरह की कल्पनाएं लड़ा रहे थे। इसी समय मजिस्ट्रेट ने दरोगा साहब को तलब किया, पर यहाँ कोई तैयारी थी ही नहीं। बड़ी करुण भाव से दृष्टि में कृपा चाहते हुए दरोगा साहब मजिस्ट्रेट को देखने लगे। अभियुक्त को छोड़ देना ही मजिस्ट्रेट का अभिप्राय था। इसीलिए उन्होंने उसी रोज उसके पैरवीकार सॉलिसिटर जयनारायण को उसकी भल मनसाहत के सबूत लेना आरंभ किया। कनक एकाग्रचित्त हो मुकदमे की कार्यवाही देख रही थी। राजकुमार के मन का एकाएक परिवर्तन हो गया। वो अपने पक्ष में प्रमाण पेश होते हुए देख चकित हो गया। कुछ समझ में ना आया उसकी। उस समय कनक का उत्साह देखकर वो अनुमान करने लगा कि शायद ये सब व्यवस्था इसी की हुई है। कनक के प्रति उसकी भावनाएं बदल गई। आंखों में श्रद्धा आ गई, पर दूसरे ही क्षण उपकृत द्वारा मुक्ति पाने की कल्पना कर वो बेचैन हो उठा। कितनी लज्जा की बात है कि वो एक साधारण बाजारू स्त्री की कृपा से मुक्त हो। शोभ और घृणा से उसका सर्वांग मुरझा गया। जोश में आ वो अपने कटघरे से पुकार कर बोला, मैंने कसूर किया है। मजिस्ट्रेट लिख रहे थे। नजर उठाकर एक बार उसे देखा, फिर कनक को। कनक घबरा गई। राजकुमार को देखा, वो निश्चिंत दृष्टि से मजिस्ट्रेट की ओर देख रहा था।
कनक ने वकील को देखा। राजकुमार की तरफ फिरकर वकील ने कहा, तुमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, अतः तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं। फैसला लेकर हंसते हुए वकील ने कहा। राजकुमार छोड़ दिए गए। वकील को पुरस्कृत कर राजकुमार का हाथ पकड़ कनक अदालत से बाहर निकल चली। साथ साथ कैथरीन भी चली। पीछे पीछे हंसती हुई कुछ जनता। रास्ते पर एक किनारे कनक की मोटर खड़ी थी। राजकुमार और कैथरीन के साथ कनक भी पीछे की सीट पर बैठ गई। ड्राइवर गाड़ी ले चला। एक अज्ञात मनोहर प्रदेश में राजकन्या की तलाश में विचरण करते हुए पूर्वश्रुत राजपुत्र की याद आई। राजकुमार निर्लिप्त दृष्टा की तरह स्वर्णिम स्वप्न देख रहा था। मकान के सामने गाड़ी खड़ी हो गई। कनक ने हाथ पकड़कर राजकुमार से उतरने के लिए कहा। कैथरीन बैठी रही। दूसरे रोज आने का कनक ने उससे आग्रह किया। ड्राइवर उसे पार्क स्ट्रीट ले चला। ऊपर सीधे कनक माता के कमरे में गई। बराबर राजकुमार का हाथ पकड़े रही। राजकुमार भावावेश में यंत्रवत उसके साथ साथ चल रहा था। ये मेरी माँ है, राजकुमार से कहकर कनक ने माता को प्रणाम किया। आवेश में स्वतः प्रेरित की तरह अपनी दशा तथा परिस्थिति के ज्ञान से रहित राजकुमार ने भी हाथ जोड़ दिए। प्रणाम कर प्रसन्न कनक राजकुमार से हटकर खड़ी हो गई। माता ने दोनों के मस्तक पर स्नेह स्पर्श का आशीर्वाद दिया और नौकरों को बुलाकर उन्हें हर्ष से एक एक महीने की तनख्वाह देकर पुरस्कृत किया। कनक राजकुमार को अपने कमरे में ले गई। मकान देखते ही कनक के प्रति राजकुमार के भीतर संभ्रम का भाव पैदा हो गया था। कमरा देखकर उस ऐश्वर्य से वो और भी नत हो गई। कनक ने उसे गद्दी पर आराम के लिए बैठा दिया। खुद भी एक बगल बैठ गई। 2 रोज से आंख नहीं लगी। सोऊंगा। सोइए, कनक ने आग्रह से कहा। फिर उठकर हाथ की बुनी बेल बूटेदार एक पंखी ले आई और बैठकर छलने लगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बिजली का पंखा तो है ही, खुलवा दीजिए, राजकुमार ने सहज स्वर से कहा, जैसे किसी ने कनक का कलेजा मसल दिया। खुलवा दीजिए? ओह, कितना दुराव। आंखें छलछला आई। राजकुमार आंखें मूंदे पड़ा था। संभल कर कनक ने कहा, पंखे की हवा गर्म होगी। वो उसी तरह पंखा झलती रही। हाथ थोड़ी ही देर में दुखने लगे। कलाइयां भर आई, पर वो झलती रही। उत्तर में राजकुमार ने कुछ भी ना कहा। उसे नींद लग रही थी। धीरे धीरे सो गया।